अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हम उनसे भी ईद की बात करेंगे। कुछ अच्छी ख़बरों के हवाले से अच्छे तज्ज़िये उनसे जानेंगे और कुछ खुशियों वाली बात करने की कोशिश करेंगे। मगर इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो हालात गुज़र रहे हैं, ईद पे खुश होना भी ज़रूरी है और अगर खुश नहीं होंगे तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फैसल चौधरी साहब एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर कानूनदान हैं और इनसे भी जानेंगे कि इनकी ईद जो है अपने लीडर के बगैर कैसे गुजरेगी। और फिर हमारे साथ हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ईद से पहले इन्होंने बहुत सारे मामलात पे तज्ज़िये तो किए, मगर अब की बार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जो ईद है वो भी कोई इतनी आसान नहीं है। ज़ाहिर बात है, उनके बेटे जो हैं वो एहसानुल्लाह नियाज़ी वो भी फ़ौजी अदालत के ट्रायल में जेल में हैं। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरेगी। फिर ऑब्वियसली ईद के बाद के जो मामला चल रहे हैं, जो ऐलान किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि ग्रैंड अलायंस है, तहरीक चलेगी अब्बानी PTI की रिहाई के लिए भी, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले तो फैसल चौधरी साहब, ईद मुबारक हो। आपने आपको भी मुबारक हो। अच्छा लाल रंग पहना हुआ है, लाल झंडी आपने दिखा दी है। बहरहाल क्या ईद कैसे मनाई जा रही है? आप अपने लीडर के बगैर क्या जेल में मिलने जाएंगे, उनके कोई मिठाई वगैरह लेके जाएंगे, कोई ईद मुबारक गले मिलेंगे, ये क्या सूरत हाल होगी? कोशिश तो होगी कि ईद है, इमरान खान साहब की दूसरी ईद है, पुशबी भी दूसरी ईद में है, तो कोशिश तो होगी जाए मुलाकात करें अगर अथॉरिटीज इजाज़त देती हैं। तो ईद का एक दिन होता है और आई थिंक कि उनकी फैमिली जो है वो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब जेल में हो तो ईद का मज़ा तो नहीं वैसा होता जैसे होना चाहिए और तकलीफ़ की बात भी है। और फिर आपने हसन की नाम लिया, हसन बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और उसकी भी तीसरी ईद है जेल में, उसका भी बड़ी दुख है, बड़ा तकलीफ़ है कि वो हमारा एक बड़ा गोल्डन बॉय था, बड़ा बहादुर, बड़ा दलेर, और उसकी भी ईद जो है हफीज़ अंकल बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उसकी मुसीबतें भी कम करे, मुश्किलात कम करे। ये जो ईदें जेल में गुजरती हैं, हमारी ऊपर तो वो गुजरा है जेल का ये मामला, मुश्किल होती है फैमिली के लिए भी और सब के लिए। PTI के और भी बड़े PTI के वर्कर्स हैं और वो बेचारे जो जिनकी बड़ी ज़ाती है कि ईद से पहले उनकी ज़मानतें जो नहीं लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया। ईद से पहले उनकी बेल हो जानी चाहिए थी, जिनके सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, और नीचे वालों में एक पता नहीं, पहले अदालतें तो बड़ी रहमदिल होती थी, अब संगदिल हो गई हैं और अब ये मामलात को नहीं देखते। इंसानी हमदर्दी के तहत वो जो एक एहसास होता है जो जज के अंदर होना चाहिए किसी के, वो नापैद होता नज़र आ रहा है। मिसिंग पर्सनस हैं, लोग गुम हैं, उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं होती। तो जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी बहुत अदालतें फेल हैं वो उसमें इम्प्लीमेंट कराने पे, इवन फैसला करने पे अमल दरामद ना होना। तो हमें सारा पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया से मुतल्लिक है इस मुल्क में सिर्फ इंतज़ामिया रह गई है, बाकी पार्लियामेंट भी और अदलिया दोनों उसके नीचे आ गई हैं। तो ये बात जो निज़ाम की हवाले से भी कोई खुशाइन बात नहीं है। इकॉनमी भी जमूत का शिकार है। ठीक है, हम तो जिम्मेदार लोग हैं, तो हमारी तो ज़मीनों की, लेकिन इसके बावजूद ईद के दिन खुश रहना भी तो ज़रूरी है। जी हाँ, उम्मीद तो होनी चाहिए, उम्मीद तो अच्छी की उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल, और हमारा निज़ाम भी, हमारा मेरा ख्याल हमारे तो उम्मीदों बगैर ही चल रहा है आजकल। अच्छा नहीं, वैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक शहरी, बतौर एक बाप? कैसे आप देखते हैं अपने ईद के इस दिन को? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपको, फैसल को, आपके सारे जो देखने वाले हैं नाजरीन, उनको ईद मुबारक बहुत बहुत। बहरहाल जी, कई चूँकि असल में क्राइसिस होता है कि आप ईद तो बच्चों के साथ इसलिए जो है ज़्यादा इसको जो है जोड़ा जाता है कि एक तो बच्चे जो हैं
वो इंजॉय करते हैं और उनको ये फिक्र नहीं होती कि उनके जो जुमला जो हैं उनके ज़रूरियात वो कैसे पूरी करेंगी होंगी, कपड़े से लेकर हर चीज़ तक। उनको तो ये होता है ये चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद ईद के ऊपर जो है वो अपनी नपी तुली जो है ना इंजॉयमेंट है वो करेंगे। लेकिन उसके अलावा बच्चों के पास ज़्यादा फ़िक्र फाक़े की चीज़ें नहीं होती। वो कहते हैं ना जी कि वो आपके पास खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका है मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। तो वो जो ये कल खिरद जो आप मतीउल्लाह जान साहब या फैसल चौधरी साहब लगे रहते हैं शगाफियों के, तो बच्चों का इशू नहीं है। चुनाचे जब हालात वाक़यात अगर कोई दरदू हो और हर तरफ से एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कैफियत हो, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ी है और जाफर एक्सप्रेस तक, उसके बाद अब तक, और उसका जो आफ्टर मैथ और कई जहतों में वो मुख्तलिफ तरीके से आ रही है। उससे पहले फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने जो बेईमाना बीमारी की और गज़ा के ऊपर अमेरिका ने यमन पे की और पत्नी अब किधर जाकर बैठेगा। लेकिन हर जगह पे जो लोग जो हैं मुसलमान इस लिहाज से उनको एक हमदर्दी है कि ये सारे ईद मनाने वाले थे, रोज़े रखने वाले थे और पता नहीं किस हाल में ये सारे लोग और भी कई जगहों पे लोग हैं। तो ये इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है, इस दफ़ा भी तकालीफ ज़्यादा ईद के साथ मुंसलिक है और जो आसूदगी है वो कम है। लेकिन बावजूद वो कहते हैं ना कि इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले, तो ये सारों के साथ फिर अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत भी देता है और आपको मर्दाना वार का जो है मुकाबला करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मगर ये आसान काम नहीं है कि आपका बेटा अंदर हो जी, ये आपकी पहली ईद है बेटे के, आपका बेटा अंदर हो और अब बेटे के बगैर और सारी जो है पहली नहीं दूसरी है जी, पिछली दफा भी अंदर थे बिल्कुल, तो बल्कि तीसरी कर लें क्योंकि फैसल ने इनको 23 मार्च को नहीं उस वक्त बाहर आ गए थे। मेरे ख्याल फैसल बाहर आ गए थे 10-12 बिल्कुल आ गए थे 2023 में जी हाँ, वो ईद पे आ गए थे, रोज़ों के अंदर ही बाहर आ गए थे। तो बहरहाल उसका होना, मैंने तो इस दौरान एक उसके लिए पिछला हफ्ता जो था वो ज़्यादा एक अजीबो गरीब था कि 24 मार्च उसका जन्मदिन है और फिर उसके बाद ईद। तो मेरी तो ख्वाहिश ये थी, मैंने ना चाहते हुए अपनी इज़्ज़त को बाला ताक रख के कि इज़्ज़त बेइज्जती आने जाने वाली चीज़ है, एक दरख्वास्त हुकाम बाला को दे दी थी कि जी हमारे अगर बर्थडे के वाले दिन मिलवा दिया जाए, या पहले पिछली दफ़े जब आर्मी कस्टडी में थे तो ये उन्होंने करवा दिया था, ईद के अगले दिन मिलवा दिया था और जन्मदिन वाला भी जो है आगे पीछे इस तरह हो गया था। लेकिन यहाँ पे बड़ा सुनवाई नहीं हुई, तो कोई ऐसी मसला नहीं है, इंसान को सहना आ जाता है चीज़ों के साथ, बर्दाश्त आना चाहिए आ जाता है। इस मसाइल मेरे से ज़्यादा लोगों के गंभीर हैं, तो बहरहाल अल्लाह करे कि बस आगे के लिए हालात बेहतर हों, क्योंकि जो इस वक्त हमारे यहाँ एक नफ्सा नफ्सी अफरा तफरी है, मुझे तो मुल्क की बहुत ज़्यादा फिक्र लायक है। चलें उस तरफ ही हम आएंगे। फैसल चौधरी साहब, PTI के कारकुनों ने भी दूसरी सियासी जमातों की जो तारीख रही है उसी तरह बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आपकी बार जो ईद गुजर रही है, इससे पहले 26 नवंबर भी आया, 9 मई भी आया, और सियासी कारकुनों के लिए तो उनकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे ये। तो इस ईद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों के हवाले से क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, नाप जो थी, इस किस्म की पीपल्स पार्टी, नो डाउट इसके जो कारकुनान हैं, हमारे कारकुनान भी बहुत रेजिलिएंट हैं। जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से जमहूरियत के लिए जानें निछावर की हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे जो शहदा हैं, जो कैद में हैं, जो कैद से बाहर आ गए हैं, तो एक तमाम जो मुतलका हमारे मेम्बरान हैं, टिकट होल्डर हैं, उन सबको ये हिदायत है कि आप उनके पास जाएं और ईद उनके साथ गुजारें, और ख़ासकर जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ यकजहती लाजमी करें। तो ये जो एक छोटा सा आप समझें कि जज्बा जो है पार्टी की तरफ से, वो उनके साथ ये गाली के लिए जो सियासी कारकुनों की हो रही हैं, तो आपको पता है इस बात का कि पार्लियामेंट के अहाते में एक यादगार बनी हुई है
शायद आपके इल्म में भी नहीं होगी। ये मुझे पता है। आपको पता है वो यादगार हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो अयूब खान के दौर में या जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जो जो मुश्किलात उन्होंने झेली, कोड़े खाए, जेलों में गए और उनको सज़ाएँ हुई, बड़ा तशद्दुद हुआ उन पे, उन कारकुनों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वो यादगार बनाई गई है। तो क्या आप दूसरी सियासी जमातों के कारकुनों की भी खिदमात को एक्नॉलेज करते हैं? जी डेफिनेटली। देखिए कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी भी सियासी जमात से हो उसकी रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, उनका ऑनर करना ज़रूरी है। ये सियासी जो तसव्वुरात होते हैं या सियासी अकायद हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बतौर पॉलिटिकल वर्कर्स जितने भी, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखे हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कुछ दूसरी जमातें हो, JUI हो, ANP हो, मैंगल साहब हो, जो नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो, सबकी जो है वो कदर होनी चाहिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना मती, वो किसी भी मुआशरे का असासा होता है। इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आप देखिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कितना बड़ा नुकसान हुआ। उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये इशू ये होते हैं, जो नेशनल लीडर्स होते हैं इनकी कदर होनी चाहिए। सही। और इसी तरह जो कारकुनान हैं उनकी पार्टीज़ में भी जो है उनको ख़ास अहमियत हासिल होती है। हमारी तो पार्टी जो है उसको खड़ा ही वर्कर्स ने रखा है। हमारी तो लीडरशिप जो है 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को मैसिव मेजॉरिटी तो आई नहीं, 1-2% लोग आए थे, लेकिन हमारे कारकुनान जो हैं उन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है। इमरान खान साहब की जेल से जो भी बात हुई उस पर लब्बैक कहा। चल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बतौर एक तज्ज़ियाकार आप ईद के बाद की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? क्या जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जो एक एहतजाज है वो आपको कामयाब होता नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल में जी कि एहतजाज तो चूँकि तहरीक इंसाफ अपने तौर पे इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कई दफ़ा इसका ये हरबा इस्तेमाल में ला चुकी है, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं हुई और वो लोगों को सड़कों में निकालने में नाकाम रही है, बल्कि बुरी तरह नाकाम रही है। उसकी वजाहतें भी आती नहीं है, गोली चलानी पड़ गई, कुछ नहीं। बहरहाल ये तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वजाहतें आती रही, कोई जेन्युइन थी कोई नहीं थी, लेकिन ये तो बात तय है ना कि बंदा 26 नवंबर को निकला था एज ए पोलिटिकल वर्कर। मैं तो एक्टिविस्ट रहा हूँ ना 70s में, मुझे तो अंदाज़ा होता है कि बंदा जब निकल के आता है ना तो गोलियाँ नहीं रोकती होती उसको अवामी तहरीक के अंदर। हमने भुट्टो साहब के वक्त में PNA की मूवमेंट चली है और ख़ुद मैं फोर्थ फ्रंट पे था एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट एक्टिविस्ट। मैं एक पूरा एक्टिविस्ट था। तो एनीवे मेरे तो सामने से सारी गुजर चुकी हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि PTI के वर्कर जो है कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन ये तो 9 मई के बाद ही इनकी गिरफ्तारी शुरू हुई है। भुट्टो साहब के वक्त में तो 5 साल पॉलिटिकल वर्कर्स को, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भी जो वर्कर थे दहशत करते थे उनका भी जो हाल होता रहा, और जावेद हाशमी वगैरह आज तक उनके जिस्मों पर तशद्दुद के निशान जो है वो तरोताज़ा है। फिर इसी तरीके से बाकी अदवार में भी। लेकिन इमरान खान साहब को कोई 12 एक सहूलत तो थी कि जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो साल 1.5 साल वो जिस तरह की जो अपोजिशन देते रहे, जलसे जुलूस करते रहे। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की आज़ादी कभी किसी को नहीं मिली थी, बल्कि आपने अभी भी देखा हाल ही में ये आज़ादी, जिस आज़ादी की आप बात कर रहे हैं फिजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये आज़ादी जो है ये अता की गई थी रियासत की तरफ से या ये आज़ादी छीनी गई थी? मेरे करीब नज़दीक अता की गई थी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा उसके बाद जब आप करते, मतलब वो खैर लंबी एक अजीब बहस है कि इसमें तहरीक इंसाफ को इस तरह की आज़ादी कबूल करनी भी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी कि जिसके अंदर उनको कहा जाए वो अपने इदारे के बंदे अपने इदारे के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाएं और कहें जी इसके खिलाफ भी जुलूस निकालो, उसके खिलाफ भी निकालो, और फ़लाँ को नहीं बनने, आर्मी चीफ ना बनने दो, फ़लाँ को जो है चीफ जस्टिस ना बनने दो। एक अजीब व गरीब था। तहरीक इंसाफ ने कई गैर सियासी काम किए, मेरा ख्याल है उसका शायद उसको नुकसान ज़्यादा हुआ हो, लेकिन अमलन जो है तब भी जब उन्होंने निकाले थे 2022 में भी, चाहे वो 25 मई को आए, चाहे उसके बाद 26 नवंबर को रावलपिंडी गए, जो उनके 2 फेमस लॉन्ग मार्चेस थे 20-22 में। इमरान खान साहब को गोलियां लगी जो कि बड़ा बेईमाना अमल था। तो
पब्लिक नहीं निकली, और ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था तहरीक इंसाफ वालों के लिए, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी सियासी तौर पे बहुत मजबूत पार्टी है और पब्लिक में उसकी बड़ा रसूख है, और इस वजह से बहुत सारे लीडर जो हैं वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं हो रहे उस पब्लिक प्रेशर की वजह से, और वो एक एडिड है। बाकी है कि जी पाकिस्तान में चूँकि एक अदम इस्तेकाम है, उसकी पूरी 70 साल की तारीख है, ये मुल्क इंतहाई गंभीर किस्म के सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हर दौर जो है, हर दौर जो है पहले से बदतर होना है। इमरान खान साहब के दौर में जो अगर अदम इस्तेकाम था तो शहबाज शरीफ साहब के आने से वो दो चंद हो गया, फिर निगरान आए तो मजीद बढ़ गया, और फिर शहबाज शरीफ आए तो मजीद बढ़ गया। ये होना होता है, और ये इसका अमल हम हर दफा जो है हम हर दफा ये कहते हैं इमरान खान का दौर, शहबाज शरीफ का दौर, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये दौर कभी ना तो इमरान खान का था और ना कभी शहबाज शरीफ का है, कभी नहीं रहा। जिनका दौर है उसके बारे में हम क्या कहें? दर्जों दफा नहीं, मैं तो दर्जनों दफा कह चुका हूँ। कल भी एक प्रोग्राम में बैठा था, मैंने तो ये हमेशा इसको बांग दौल कहता हूँ कि जब से ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस किया गया, मोहम्मद अली बोगरो को लाए गए, उससे लेके आज तक इमरान खान साहब तक, शहबाज शरीफ साहब तक एक वज़ीर आज़म नहीं है, एक जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आया हो। और उनका जो सियासत का रोल है वो तो जिस दिन से हमारी पाकिस्तान आर्मी वजूद में आई है तो अल्लाह ताला का फजल करम है, तब से अयूब खान ने जब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत CNC बने तो कई जो है रहनुमा असूल मुतय्यन हो गए कि जब एक बंदा आर्मी चीफ बन जाए तो कोशिश करे कि आखिरी सांस तक ताहयात आर्मी चीफ रहे। मौजूद है चंद दिन का पता नहीं क्या कहते हैं कि ये रहनुमा असूल कहते दार नहीं लगे, ये रहनुमा असूल अभी भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, आज तक जारी सारी है। जी जी, ये रहनुमा असूल अभी भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, सियासत में भी, सहाफ़त में भी, अदालत में भी। हमें नून लीग के रहनुमा कमरुल इस्लाम इंजीनियर साहब ने ज्वाइन किया है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमरुल इस्लाम साहब, वैसे तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से नून लीग ईद ही ईद है, मगर इस ईद को आप कैसे मना रहे हैं? वैसे इसमें खुश होने की कौन सी ख़ास बात है पाकिस्तान के हालात के हवाले से? जी, अगर ईद का तकाबुल करें तो पिछली ईद की निस्बत बहुत से हवालों से ये बेहतर ईद होगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, और कुछ चीज़ें इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक और गमनाक हैं, जिसमें सर फहरिस्त दहशतगर्दी की ये लहर है जिस पे, और फिर उस दहशतगर्दी की लहर के अंदर कुछ सियासी ताकतों की जो अदम ताउन है। पहले तो वो तारीके नॉन कोऑपरेशन अदम ताउन चल रही थी, अब वो प्रैक्टिकली नेशनल कॉज पे, तो ये दोनों चीजें अफसोसनाक हैं जो इसी आपको हुकूमत की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने में हुकूमत की नाकामी पे अफसोस नहीं है? बिल्कुल इस बात का दुख है कि उस तौर पे हुकूमत जो है वो, चूंकि ये एक सडन लहर आई और उसके अंदर अभी चूंकि बहुत सी जो लिंकेजेस हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से अंदरूनी और बैरूनी अनासर का जो हाथ है, नादानिस्तगी में है या दानिस्तगी में है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर से भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करने का, उसको एग्रेंडाइजमेंट करने का जो रुझान है वो ज़्यादा जोरों पे है, और ये बात बिल्कुल अफसोसनाक है। ये दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करने की जो आपने बात की है, तो मगर दूसरी तरफ तो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की बात हो रही है, हुकूमत पे संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, इदारों पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और तो और जजों की तरफ से ख़त लिख कर हुकूमतों को और इदारों को मतला किया गया है कि उनके साथ, उनकी अहले खाना के साथ क्या हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन है? सहाफ़त हो, अदालत हो या सियासत हो, सब पर कंट्रोल हो चुका है। ये इसको मुख्तलिफ पहलू से देखें तो हर एक का देखने का एंगल कोई हाफ ग्लास फुल या हाफ। चले, आपके बतौर इंजीनियर आपके पहलू से क्या नजर आ रहा है?
देखें, कुछ मामलात में जब, जैसे कि अभी आप क्या समझते हैं कि जब इस किस्म के वाक़यात हो रहे हों तो उसमें क्या उनके भी इंसानी हकूक होंगे कि जिन्होंने पूरी ट्रेन को वो यरगमाल बना लिया और उन पे हमला किया? क्या उनके भी इंसानी हकूक होंगे कि जो शनाख्ती कार्ड चेक करके और लसानियत की बुनियाद पे या नस्ल की बुनियाद पे कत्लेआम करते हैं? तो ये दोनों पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। और क्या उनके भी इंसानी हकूक होने चाहिए? ये बताएं, चले ये बता दें, क्या डॉक्टर मारंग बलोच के इंसानी हकूक हैं या नहीं? देखें, जो चीज़ें अब अनफोल्ड हो रही हैं उसके मुताबिक तो इस बारे में डिबेट करने की ज़रूरत है जी के। अच्छा, क्या चले आप ये बताएं कि ईद के बाद जो एक तहरीक चलाई जानी है अपोजिशन की तरफ से, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये बैन उसी किस्म की तहरीक है जो पिछली ईद से कबल भी हमने बड़ा शोर होगा सुना था, और वो कुछ चंद हमलों पे दारुल हुकूमत पे मुंतज हुई, तो उससे ज्यादा तो इसमें कोई चीज नहीं देखते। जी फैसल चौधरी साहब, आपकी तहरीक का तो बड़ा चर्चा है, लेकिन नून लीग की क़यादत तो इतना सीरियस नहीं ले रही। वैसे भी रोज़ों का वक्फा आपने कर दिया बड़ा लंबा। नहीं, रोज़ों का वक्फा तो कुदरती तौर पे होता है। ज़ाहिर है हमारे जो अपोजिशन इत्तेहादी हैं वो भी मसरूफ़ हैं, और ये इत्तेहाद जो है ये टाइम लगता है इसमें बनने में, और ईद के फ़ौरन बाद एक्टिविटी में तेज़ी नज़र आएगी आपको, और आप देखेंगे कि जल्दी ये किसी नतीजे पे पहुंचेगा। तहरीक कैसे चलनी है, कब चलानी है, ये सारे मामलात मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ही तय होने हैं। हमारे 3 नुकाती एजेंडे के ऊपर हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। मुत्तहिदा अपोजिशन के जो मुश्तरका अलामिये हैं उसमें भी इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करने से इनकार करके नए इलेक्शन का मुतालबा किया गया है गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है। सियासी तौर पे जो यकसा एक मौक़िफ़ होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इमरान खान की आवाज़ में फजल रहमान साहब की आवाज़ हो, अख्तर मेंगल की हो, महमूद खान अटकज़ई की हो, और मुस्तफ़ा नवाज़ या शाहिद खाकान, पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें और बाहर बैठे हुए जो जमातें हैं, उनकी आवाज़, उनका हम आवाज़ होना हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कामयाबी है। ठीक है, तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, अब ईद के बाद जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जो ज़ाहिरी बात है रमज़ान में और आखिरी अशरे में तो इबादत के लिए मुल्क से बाहर भी जाते हैं, मगर अब ईद के बाद फिर उनका क्या किरदार होना चाहिए? नवाज शरीफ साहब जो हैं इस पूरे मंजरनामे में कहाँ खड़े हैं? वैसे तो सारा साल वो इतना नहीं बोले, मगर क्या अब कोई उनको मुतहरक होना चाहिए? और बलूचिस्तान के हवाले से उन्हें क्या करना चाहिए? सुना था वो उनका प्रोग्राम है बलूचिस्तान जाने का। बत्ती साहब देखें जी, पहले तो एक अमूमी कमेंट है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है ये मेरा ख्याल में हम बदकिस्मती है कि पिछले 70 साल से जो है एक प्रोग्राम्ड है सारी सूरत हाल, और उससे हम नंबर आजमा है। एक 2 दफ़ा इसी तरह बेईमाना हो गई थी, बल्कि फ्राम 1972 to 77 जब भुट्टो साहब का दौर था तो एरियल बॉम्बिंग करनी पड़ी। अब मुझे 2-3 चीज़ें इसमें करनी है। अब इसमें देखें कि बलूचिस्तान के अंदर मेरा ख्याल अराउंड 50%, वो पठान कहते हैं हम 55% हैं, कोई को कहते हैं 45% है, वट एवर, तो 50% पश्तून है जो कि ज़ाहिर है इस तहरीक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो बलोच है तो बलोच कहते हैं, और फिर उसमें अंदाज़ा लगाएं कि ना मकरानी बलोच तहरीक का हिस्सा उस तरह बनते हैं जो इसको इंटीग्रेट करें। तो उसमें अब जो तहरीक चला रहे हैं आज तक सारी तहरीक इज लेड बाय द नवाब। अब आप इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, पहले तो इसकी क्वालिटी को देखें कि जी इस मुल्क में जो लोगों के हकूक सलब किए, जितने वडेरों ने, सिंध के वडेरों ने, और बल्कि किसी माने पंजाब में वडेरे थे, और बलूचिस्तान के सरदारों ने किए, बलूचिस्तान के, और माइंडेड के ये इसका इन्फ्लुएंस बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। अब वो मामला जो है सरदारों से बहुत आगे निकल गए। अब मामला सरदारों वाली कहानियां माजी की हो चुकी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखकर बत्ती साहब मुझे पहले मौक़िफ़ देने दे, मैं आपके उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल नहीं निकले। इसमें 2-3-4 चीजें एस्टेब्लिश्ड है कि बलूचिस्तान को, मैं कट शॉर्ट, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, कट शॉर्ट बलूचिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बन सकता। आप दिखा दें, किसी को बुलाएं कि आके पाकिस्तान में कब्जा करे। हाँ,
एक चीज जिसके लिए वो अंधाधुंध कोशिश कर रहे हैं, पहले तो कौन चला रहा है जी, जो सरदार है वो लेफ्टिस्ट है, बाएं लीनिंग आदमी है, मुझे बताया खुद, गिव मी अ ब्रेक। हमने जो कम्युनिज्म पढ़ी थी, हमने जो हमें तो कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, उनके डिसाइपल ने जो को बताया था, वो तो कहा था कि ये बेचारे प्रोलेटारिएट क्लास लेके आती है। ये पहली है कि बोर्जवा की भी ऊपर की सत्ता जो है ना वो कम्युनिज्म ला रही है बलूचिस्तान के अंदर, और ये सारी तरीके उनके पास हेडेड बाय देम। और चलो उसको छोड़े एक तरफ, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। बलूचिस्तान की हमारी पॉलिसियां नाकाम नहीं हुई, हमने उनके इलेक्शंस को रिग नहीं किया, हमने वहां पे जो गवर्नमेंट बिठाई है क्या उसकी कोई साख है सूबे के अंदर? यार मैं मती साहब, ये इलेक्शन की रिग तो जब हमने पंजाब में RTS और फॉर्म 47 देख लिया है, जब उसने देखा उसको एक और हम चीज को हम तो क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं बलूचिस्तान के हालात करें कि मेरा ख्याल है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसकी तो मेरे को गुंजाइश बन नहीं रही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बलूचिस्तान को जो डैमेज कर सकते हैं कि जहाँ पे चाइना का पाकिस्तान का फुटप्रिंट है वो जो जब रखना चाह रहा है, ये तेज हो जाती है। आजकल चाइनीज प्रोजेक्ट तेज हुए हुए हैं, ये पूरा उसका हिस्सा है। मैं इसको बड़ी अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करता हूँ और मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी दो बातें रखें, अगर रियासत जो है जिसकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जान माल की हिफाजत करे, उसमें रियासत ना सिर्फ बलूचिस्तान में नाकाम है, लाहौर में, कराची में भी नाकाम है। लेकिन अगर ये समझें कि कोई आके रियासत को शिकस्त दे सकता है बलूचिस्तान में या पंजाब में, चाहे मैं वेदर आई लाइक इट नॉट, ये उनको पत्थर सीने रखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिवाय ये करते रहेंगे कि जी वहाँ पे एक क्योसिक रहे और वहाँ पे जो है उसको इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल ना रहे। जो आप बात कर रहे हैं ये तो वही बात है ना कि आखिर में अमेरिका भाग गया, अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, अफगानिस्तान उधर ही है, लेकिन किस हाल में है इससे हमें कोई शायद गर्ज नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल चौधरी, अगली ईद फिर खान साहब साथ होंगे आपके? ये ईद तो चलें गुजर गई, बड़ी ईद की बात करें। अच्छा हाँ, बड़ी ईद पे इंशाल्लाह साथ होंगे। हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो मैं कहता होता हूँ कि हम जो कारकुनान है ना, हमारा तो वो शेर है ना एक पंजाबी का, कोई इंजदा जादू वखा माइया असी याद करिए खान आ जावे। लेकिन काफ़ी सारे हमारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जोगिया कोई मेरा काम कर दे, कोई ऐसी शायद मैनू दम कर दे, मैनू खान का याद आवे ना। तो वो कारकुनान और दूसरों का ये फ़र्क है। हम तो चाहते हैं कि खान साहब फ़ौरन बाद आए। तो और बड़ी एस्टैब्लिशमेंट से डील के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। देखिए डील वो नहीं करेंगे, मैं इसलिए कहता हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ भी जाए तो क्या होगा। मियाँ साहब बेनिफिशरी हैं इंटरनेशनल प्रेशर के। बिल क्लिंटन ने मुशर्रफ साहब से उनकी जान छुड़वाई, फिर डॉक्टर फयाज हमीद का नुस्खा लिया उन्होंने, प्लेटलेट्स कम किए, अपना सीनियर सर्जन डॉक्टर बाजवा के माँ के ऊपर प्लेटलेट्स कम हुए तो वो भाग के बाहर चले गए, फिर उन्हीं के साथ डील करके वापस आ गए। इमरान खान ने डील नहीं करनी। अच्छा, इमरान खान को तो डील करना पड़ेगा। तो कैसे फिर ये अदालतें उन्हें रिहाई देंगी? ये वाली अदालत नहीं, ये अदालतों से तो को वो अल्लाह से उम्मीद है, गुजारिश ये है कि नहीं तो फिर बाहर कैसे आएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं कि कोई लीडरशिप हमें बताए। देखें ये कोई सुरंग खोद के जाएंगे? नहीं, सुरंग खोद के नहीं जाएंगे। देखिए ना अपोजिशन हो रही है ना सियासत हो रही है PTI से, ये एक फैक्ट है। जमात की बात मैं कर रहा हूँ, पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करती है, फिर उसका पैरा नहीं देती। देखें ना, आपने पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन करनी है तो फिर वो ठोक बजा के करें। सियासत करनी है तो आपको 1 साल पहले अपोजिशन का अलायंस बना लेना चाहिए। किसकी नाकामी है? सारे जो बाहर है उनकी और उनकी है, जो अंदर बैठा वो तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, जिम्मेदारान जो बाहर बैठे हैं, जो नहीं आए 4 अक्टूबर को, जो 26 नवंबर को वर्कर्स को जो है वो नहीं आए, उनके सामने से लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया है, तो ये लोगों की देखें ना, ये जो एक जो रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये नहीं चलती आजकल पॉलिटिकल पार्टी में। लोग कहते हैं कि जी जैसे कोई फर्म चला रहा है या कोई फैक्ट्री चला रहा है, ऐसे नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े लोग होते हैं, या कोई चैम्बर चला रहा है, हाँ वही बांध की बोलियां बोलता है, उसमें हर बंदे को साथ लेके चल। इंक्लूजन की पॉलिटिक्स है ना, एक्सक्लूजन की नहीं है। मतलब आपने एक्सक्लूड किया एक बंदे को, वो बाहर जाके आपकी ठाठा लगा देगा। चले इसका जवाब हम इंजीनियर साहब से लेते हैं। इंजीनियर साहब, खान साहब बड़ी तक बाहर आ सकते हैं?
जी, ये बड़ी ईद का आज किस्सा चोई साहब से सुना। ये इससे पहले अमूमन बड़ी ईद को रेफर शेख रशीद साहब किया करते थे, और बड़ी ईद का तो फासला इतना कम है कि इसमें तो हनूज दिल्ली बहुत दूर हस्ते मैं तो इतना जी काम पैना राती 2 घंटे पै जाना के पता लगना एक काम रात को ही होगा जो जी न्याई साहब, आपको नजर आ रहे हैं इमरान खान रिहा होते बड़ी ईद तक? मेरे ख्याल इमरान साहब के अपने हाथ में है। मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब के अंदर एक जंग जारी है। वो जो कंसीड करते हैं तो वो इतना नहीं करते जो उनका मुखालिफ फरीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके शान निशान हो, और उससे उनको गुस्सा भी आ जाता है कि मैंने तो पार्टी भी दे दी इनको, इन्हीं के जो बंदे थे उन्हीं को मैंने हर जगह बड़ी बड़ी पोजीशन दे के उहदे दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट वही निगोशिएट करते हैं, वही इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, जो वहाँ से जो है क्यों लेते हैं, या उनके साथ एक राब्ता है, या उनके साथ एक जो कंप्लाइंट है। अब इस कैफियत में मेरा तो ख्याल है कि उनको यकसू हो जाना चाहिए। उन्हें जेल में रहना है तो उसके लिए तरीक़ाकार नहीं है जो उन्होंने अपनाया हुआ है कि वो एक तो ऐसे थोड़ा सा उनके ज़रिए कोई प्रेशर डालें और फिर ले लें। अगर उन्हें जेल में रहने तो फिर उनको हार्ड कोर जितने हॉक्स हैं उनको अनलीश करना होगा। ये पार्टी जो है इस तरह जो डब्स के हवाले नहीं करनी होगी। मुझे बताएं 20 बंदे पहले पार्टी के आप चुन लें और उनमें बताएंगे कौन सा बंदा है कि जो इस वक्त आप ही रहते हैं इस मुल्क में, मुझसे ज़्यादा बाखबर है, मुल्क के बहुत बड़े साफ़ी हैं आप, तो आपके सारी चीज़ें हैं कि ये इनमें से कौन है जिनका पूरे का पूरा कहता है 100 बरस से पेशा आबाद सिपाहगरी, जो बाप दादा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लाइंट है, वो आगे करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो वो जो इनकलाबी वर्कर्स हैं वो तो बेचारे निचली सतह पे बैठे हैं, फैसल के लेवल पे बैठे हैं, ऊपर लेवल पर तक पहुंच ही नहीं सकते इनकलाबी लोग, ना उनकी गुंजाइश है। वो एक इनकलाब आना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब निकल सकते हैं। अभी भी निगोशिएशन चल रही है उनकी और चलती रहेंगी, कोई कभी की खत्म नहीं होगी। लेकिन एक आखिरी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे नवाज शरीफ की हो इमरान खान साहब की हो, आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको हमारी आदत पड़ी हुई है और ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल इसको मैं कंडोन नहीं करता हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि वो अपनी शराइत पे लोगों से जो है डील करवाना चाहती है कि शराइत वो खुद बताएं जो एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी लगे। अल्लाह करे कि निकल आए, मैं तो दुआ गो उनके लिए। चलें जी, अब दुआ ही कर सकते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।